नमस्कार, वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। नए सिलेबस, उस नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मुख्य परीक्षा होनी है, अभी तो हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है, मगर वो तो होगी ही। उसको लेकर के हमने अभी एक नई सीरीज शुरू की है, पेपर 4, और उस 4 का पार्ट है जो बी। नया टॉपिक है, पहली बार इसको पढ़ेंगे अधिकांश लोग जो हैं इसमें उद्यमिता की जो बात कर रहे हैं, प्रबंधन, व्यक्तित्व विकास और केस स्टडी। तो यूनिट नंबर 1 ये वाला जो टॉपिक है मैं आपको करा चुका हूँ कि उद्यमिता की अवधारणा क्या है, इसका महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस, ये दोनों हो चुके हैं। अगर आप में से किसी के छूट गए तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जा कर के उनको देख सकते हैं। आज चलेंगे हम यहाँ पर कि इसके लक्षण क्या होते हैं और इसके सिद्धांत। लक्षण 7-8 बताएंगे, सिद्धांत जो हैं वो है तो बहुत सारे, लेकिन मैं यहाँ पर 3-4 सिद्धांत जो हैं वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। आज सिर्फ एक सिद्धांत होगा क्योंकि थोड़ा डिटेल में चलेंगे, तो आगे के जो सिद्धांत है वो आगे करके बताते जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं कि उद्यमिता जो है उसके लक्षण। अच्छा, वैसे तो ये जो वीडियो है हिंदी में बना रहा हूँ मैं, लेकिन इसको मैं अपलोड करूँगा तो वो आप इंग्लिश में भी इसको सुन पाएंगे। बस आपको करना क्या होता है, जब वीडियो देखते हैं तो वीडियो के सामने वहाँ पर सेटिंग होती है, सेटिंग के ऑप्शन में जाएंगे और लैंग्वेज आपको इंग्लिश मिल जाएगी। कुछ समय बाद यहाँ पर आपको इसकी स्लाइड भी जो है वो इंग्लिश में अवेलेबल हो जाएगी, नोट्स जो है वो आपको इंग्लिश में भी मिलेंगे, हिंदी में भी। तो एंटरप्रेन्योरशिप की हम बात करते हैं, उद्यमिता की बात करते हैं, तो ये है क्या, एक तरीके से प्रोसेस है। प्रोसेस किस प्रकार की प्रोसेस है कि जिसमें हम क्या करते हैं कि पुराने परंपरागत जो तौर तरीके हैं उनको छोड़ देते हैं और कुछ नए विचारों, नई तकनीक का प्रयोग करके बेहतर उत्पाद बनाते हैं, या ऐसे उत्पाद बनाते हैं जिन पर अभी किसी व्यक्ति की पहुंच नहीं थी, है ना। तो ये व्यवसाय शुरू करने की एक प्रक्रिया ही नहीं बल्कि एक मानसिकता और व्यवहार है जो एक व्यक्ति को नए अवसरों की पहचान करने, रिस्क लेने और मूल्य बनाने के लिए, यानी वैल्यू एडिशन के लिए प्रेरित करती है। तो जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होते हैं तो वो सब यही काम तो करते हैं। बस उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स, लक्षणों की बात करें, इंग्लिश में से कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, या इसको हम एलिमेंट भी कह सकते हैं। एलिमेंट भी मिलते जुलते थे जो पिछली क्लास में बताए थे। तो विभिन्न विद्वानों ने इनके प्रमुख लक्षण बताए हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। आप सभी नहीं लिख सकते हैं, मैं यहाँ आपको 8-10 लक्षण आपको बता दूंगा। अब आपको जितने याद रह जाएं उतने आप लिख देना। पहला आता है नवाचार, इनोवेशन। वो जरूरी है, नवाचार के बिना तो एंटरप्रेन्योरशिप की हम बात ही नहीं करते। और इसको आप सेंटेंस के रूप में लिख दो, 1 से 2 लाइन में कंप्लीट कर दो, ऐसे करके बना सकते हो। मुख्य हेडिंग हो गई, एक साइड हेडिंग हो गई, और उसके बीच में 1 से 2 लाइन में कंप्लीट कर लोगे, है ना। तो उद्यमी जो होता है वो हमेशा क्या करता है कि नए विचार, नए थॉट्स, अनूठे का मतलब है कि हटके सबसे, जो किसी ने नहीं सोचा था, ठीक, वो वर्तमान में जो भी समस्याएं आ रही है, जो भी प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन खोजते हैं और बाजार में उत्पाद और सेवाएं पेश करते हैं। ये जो टॉपिक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से भी जुड़ा हुआ है, मैनेजमेंट से भी जुड़ा हुआ है। इसमें हम देखेंगे, मैं एक थ्योरी बताता हूँ, आपने कभी नाम सुना होगा, टेलर, फ्रेडरिक विंसलाफ टेलर। इंजीनियर थे, तो इनको बुलाया गया एक फैक्ट्री में। फैक्ट्री में वहां पर देखते हैं कि जो कर्मचारी काम करते हैं, तो कर्मचारी काम तो करते हैं लेकिन प्रोडक्शन पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो उन्होंने वहां पर नए विचार, नए तरीके सुझाए। जैसे एक एग्जाम्पल दिया उन्होंने कि जैसे एक लोहे की ये एंगल है, अब इस एंगल को काटने के लिए जो कटर लगाते थे वो एकदम सीधा लगाते थे, तो होता ये था कि 10 में से 5 कटर जो है वो डैमेज हो जाते थे, टूट जाते थे। उन्होंने क्या तरीका बताया कि इसको एकदम स्ट्रेट ना काट के तिरछा काटो, तो तिरछा काटने से बेनिफिट हुआ। इसी तरीके से होता क्या है कि जैसे मान के चलो एक कोई ढेर है, यहाँ पर कुछ मटेरियल, कुछ सामान पड़ा हुआ है, अब इस सामान को यहाँ से शिफ्ट करके इधर ले जा, तो जो फावड़ा है, एक लंबे हैंडल वाला है, एक छोटे हैंडल वाला है, तो वो सब चीजें उन्होंने यहाँ पर लेकर के आए कि देखो जरूरत कहाँ पड़ती है, किस चीज की पड़ती है, ठीक।
तो वो सब बातें लेकर आते हैं। वो ये भी कहते हैं कि जैसे लोग काम कर रहे हैं, एक व्यक्ति क्या करता है, एक दिन काम करके 2 प्रोडक्ट बना लेता है, एक व्यक्ति 2 दिन में एक प्रोडक्ट बनाता है, एक व्यक्ति 7 दिन में एक प्रोडक्ट बनाता है, लेकिन सबको सैलरी बराबर मिलती है। तो ये नहीं होना चाहिए। जो ज़्यादा काम करता है उसको कुछ ना कुछ आपको रिवार्ड देना चाहिए, उसकी सैलरी बढ़ाओ, बोनस दो। और जो तय पैरामीटर से कम काम करते हैं उनको पनिशमेंट दो। तो नवाचार इसी से जुड़ा हुआ है। तो नवाचार यानी इनोवेशन में कि जो समस्याएं हैं उनके समाधान खोजते हैं। और चूंकि ये इनोवेशन जुड़ा किससे, इकोनॉमी से जुड़ा है, मार्केट से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए बाजार में नए प्रोडक्ट और सेवाएं पेश कर। अब नवाचार का मतलब कॉपी करना नहीं होता है कि एक ने मेहनत करके बनाया और हम उसकी कॉपी करते हैं। रचनात्मकता की बात आती है, क्रिएटिविटी की बात आती है, और समस्या समाधान ये स्किल का रिजल्ट होता है। अगर नवाचार सभी के अंदर नहीं आता है, सबके अंदर आता है, तो फिर क्या बात थी। हम यहाँ किसी देश के विकसित होने की बात नहीं कर रहे होते, बल्कि हम ग्रहों से कंपेयर कर रहे होते कि देखो पृथ्वी इतना विकसित हो गया है। अभी तो हम अपने देशों में ही उलझे हुए हैं ना। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आता है इसमें नवाचार। इसको आप, जैसे यहाँ मैंने एक साइड हेडिंग ली, उसके 3 पॉइंट बनाए। आप क्या करेंगे, 3 पॉइंट मत बनाओ, एक ही सेंटेंस में इन तीनों को मिला करके लिख सकते। क्या लिख सकते हैं कि उद्यमी अद्वितीय विचारों, कौमा, समस्या समाधान करते हुए बाजार में नए उत्पाद और सेवाएं उपलब्ध कराता है, जिसके लिए रचनात्मकता की आवश्यकता होती है। तो ऐसे अगर आप कोशिश करोगे तो निश्चित ही आप बहुत अच्छे से आंसर राइटिंग कर पाओगे। दूसरा, सेकंड सेकंड सिम्टम्स, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेगा, तो वो आता है जोखिम, रिस्क। जोखिम हर कोई नहीं ले सकता, और कितना जोखिम लेना चाहिए, क्योंकि जब कोई कार्य, जैसे कोई कंपनी काम कर रही है, या कोई कारखाना या कोई दुकान है, सालों से चली आ रही है, उसी तरीके से अगर उसको चलाते जाओगे तो धीरे धीरे उसकी जो सेल है वो घटती जाती है। तब आपको क्या करना पड़ेगा, नए विचार लेकर आने पड़ेंगे। अब नए विचार लेकर आते हो तो पता नहीं सक्सेस मिली ना मिली। तो यहाँ क्या करते हैं, एक तो अनसर्टेनिटी, तो उस अनसर्टेनिटी को ध्यान में रखते हुए वो जोखिम लेता है और कैलकुलेटिव रिस्क लेता है। उसने टारगेट बनाया है कि हाँ मैं इससे अपनी सेल इतनी बढ़ा दूंगा, इतने प्रोडक्ट बना दूंगा, इसके लिए अगर मुझे इतना रिस्क लेना पड़ेगा तो ले लूं। और स्वाभाविक है, जब आप कुछ नया करते हैं, रिस्क लेते हैं, तो रिस्क लेते समय समस्याएं आती हैं। लेकिन समस्याएं आती हैं तो फिर से कोशिश करेंगे, सॉल्यूशन लेंगे, समाधान करेंगे। हो सकता है इस बार जो तरीका अपनाया था वो सक्सेसफुल नहीं है, उसकी कमी को पहचानो, दूसरे तरीके से चलते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन, वो साइंटिस्ट थे, वो एंटरप्रेन्योरशिप की बात नहीं कर रहे। वो उद्यमशील नहीं थे। साइंटिस्ट खोज करते हैं, मगर उन्होंने भी 100 से ज़्यादा बार उसको समय लगा। तो उनका एक कोटेशन मोटिवेशनल रूप में हम पढ़ते हैं ना, कि अब मैं ये कह सकता हूँ कि इन 100 तरीकों से बल्ब को नहीं बनाया जा सकता। तो सेकंड सिम्टम्स आ जाएगा रिस्क, जोखिम। अगला लक्षण क्या होता है उद्यमशीलता का, तो तीसरा लक्षण इसमें आ जाएगा दृढ़ संकल्प जरूरी, डिटर्मिनेशन एंड पैशन। दृढ़ संकल्प भी जरूरी है, और पैशन, जुनून। और ये ऐसे वो पॉइंट हैं जो सिर्फ किसी बिजनेसमैन के लिए जरूरी नहीं है, ये एस्पिरेंट्स के लिए भी जरूरी है। विशेषकर सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स के लिए तो ये बहुत ही अनिवार्य एलिमेंट हो जाते हैं। आप आईएएस बनना चाहते हो, आप पीसीएस ऑफिसर बनना चाहते हो, तो चाहने से क्या मतलब है, बर्निंग डिजायर, आप में जुनून होना चाहिए। आप दृढ़ संकल्पित होंगे कि नहीं मुझे तो ये करना है। और सिर्फ संकल्प भर करने से काम नहीं चलेगा। आपने गोल सेट किया है तो उस गोल तक पहुंचने के लिए रिसोर्सेज को अरेंज करोगे, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करोगे। तो दृढ़ संकल्प और जुनून इसमें जरूरी होता है। दृढ़ संकल्प होंगे कि वो चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होंगे। ठीक है, इस तरीके से नहीं हुआ, मैं अगली बार कोशिश करूंगा। और उन्हें ये बहुत हार्ड वर्क करने के लिए, स्मार्ट वर्क करने के लिए प्रेरित करता है। तो इसी को 1 से 2 लाइन में बना करके आप लिख सकते हो। अगला जो कैरेक्टरिस्टिक्स आता है वो है अवसर की पहचान, अपॉर्चुनिटी।
ये जरूरी है भाई। आप रिस्क लेना चाहते हो, नवाचार करना चाहते हो, तो कब किस समय करना चाहते हो? अपॉर्चुनिटी अगर है तब तो अच्छा है, तो आपने पहचान लिया अवसर को तब तो अच्छा है। जैसे एक उदाहरण के रूप में ऐसा समझ लो कि लॉकडाउन जब था, लॉकडाउन लगा था, वो हमारे परंपरागत रूप से किए जाने वाले जो कार्य थे, तरीके थे, वो बंद थे। तब क्या हुआ, इंटरनेट के यूसेज के द्वारा चीजें बहुत अच्छे से काम करने लगी, तो उसका उपयोग यानी उस आपदा को, उस अवसर को पहचाना। जो टेक एड फर्म थी, एडुटेक जो फर्म थी, उन्होंने अपने अपने एप्लीकेशन बनाए, दूर दराज रिमोट एरियाज के स्टूडेंट तक अपने कोर्सेज को बेचा। इवन जो सप्लाई चेन है, जो डिलीवरी करने लगे, सामान घर तक पहुंचाने लगे, ऑनलाइन शॉपिंग, ये कंसेप्ट भी तो एक प्रकार से अवसर की पहचान है। व्यक्ति आज बिजी है अपने कार्य के सिलसिले में, उसके पास इतना समय नहीं है कि वो हर समय बाजार में जाए, अपनी जरूरत की चीजें ले पाए। तो अवसर की पहचान, अपॉर्चुनिटी रिकॉग्निशन, तो बाजार में अवसरों की पहचान करने में कुशल हो। उसे समझ में आना चाहिए कि अब लोग ट्रेडिशनल तरीके से यानी खुला सामान लेना पसंद नहीं करते। अब उन्हें पैकेजिंग मटेरियल चाहिए, तो उसी खुले सामान को पैक करके रख दे। तो ग्राहकों की यानी कस्टमर की जरूरतों और आवश्यकताओं को समझ सकते हो और उसके हिसाब से वो इनोवेशन कर सकते हैं ना। तो ये भी इसका एक उद्यमशीलता का लक्षण। अगला आता है लीडरशिप स्किल, नेतृत्व क्षमता। नेतृत्व क्षमता यानी कि देखो, व्यक्ति नवाचार कर रहा है, व्यक्ति रिस्क ले रहा है, अवसर को पहचान रहा है, एक अकेले से तो काम नहीं होगा। उसको अपने इन सारे चीजों को करने के लिए टीम की जरूरत पड़ेगी, एक समूह की जरूरत पड़ेगी। अब टीम आपके तरीके से नवाचार नहीं कर रही है, तो अब आप क्या करोगे? आप में स्किल होगी लीडरशिप की, नेतृत्व की। आप उन्हें बताएंगे, आप अपने वर्करों को, आप अपने कर्मचारियों को बताएंगे कि हमें ये करना है, इस तरीके से करना होगा, तब आउटपुट ज़्यादा मिलेगा, उन्हें फायदा होगा, उनकी सैलरी भी बढ़ेगी। तो ये सब अलग अलग प्रकार के प्रेरणा नेतृत्व के द्वारा दी जाती है। लीडरशिप का काम ही यही होता है। लीडरशिप को हम अलग पढ़ेंगे एक यूनिट में, वहां समझेंगे कि लीडरशिप क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लीडरशिप, इनको हम बोलते हैं जन्मजात नेता। दूसरी तरफ हमारे अमूल बेबी तो एक स्पष्ट दृष्टि स्थापित करते हैं और दूसरों को प्रेरित करते हैं कि आप लीडरशिप स्किल है, इसलिए दूसरे आपका अनुसरण करते हैं। आपने जो टारगेट तय किए, आपने जो तरीके बताए, उनको मान लेते हैं, है ना। लीडरशिप का मतलब सिर्फ आदेश देना नहीं होता है, वो उसका मतलब ये भी होता है कि अपने जो फॉलोवर हैं, जो समर्थक हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करना, उनके प्रश्नों का जवाब देना, है ना, उनको महसूस करवाना कि आप उनके सहयोगी हो। ठीक है, ऐसे करके ये चीजें काम करती हैं। नेक्स्ट, अगला जो लक्षण आएगा, अगला जो कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा, उसे बोलते हैं सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता। तो जो उद्यमशील होते हैं या एंटरप्रेन्योर होते हैं, वो कैसे होते हैं? दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होते कि नहीं सरकार हमारे लिए ये करेगी या ये व्यक्ति मेरे लिए ये करेगा तभी मैं ऐसा कर सकता हूँ। उन्हें अपनी जो क्षमताएं हैं, अपनी जो उनकी जो शक्ति है, उस पर उन्हें भरोसा होता है। उन्हें मालूम है कि हाँ, ये मैं कर लूंगा, और उसके हिसाब से वो अपने लक्ष्य तय करते हैं और फिर उसके लिए एफर्ट लगाते हैं। दूसरों पर निर्भर होने के स्थान पर वो स्वयं समस्या का समाधान करते हैं। ऐसे लोग विरले होते हैं। विरले मतलब रेयर होते हैं, कम होते हैं, कम होते हैं। अगर ये अधिक होते तो बहुत तीव्र गति से विकास होता ना। अगला कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 7 पे आता है अनुकूलनशीलता, एडेप्टेबिलिटी। अनुकूलनशीलता का मतलब है कि हम नए तौर तरीके, नए कार्य करने की तकनीक, नए एनवायरनमेंट, उसको इतनी आसानी से अडेप्ट कर लेते हैं। जैसे समझना, पहले कीपैड वाले मोबाइल थे, लोगों ने अडेप्ट कर लिए, फिर टच स्क्रीन आया, धीरे धीरे वो भी अडेप्टेशन हो गया। आज आप देखोगे कि जो ओल्ड एज पर्सन है, ओल्ड एज पीपल हैं, वो भी आसानी से मोबाइल का यूज करते हैं। तो नई तकनीक, नए तरीकों को वो कितनी जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है, या एंटरप्रेन्योर होते हैं, वो परिवर्तनों को बड़े खुले रूप से अडॉप्ट कर
ऐसा नहीं होता है कि बस हम जो तौर तरीका है पुराना उसी पे रिजिड रहेंगे, हम बदलाव लेकर के नहीं आएंगे। नहीं, बदलाव लाएंगे तभी तो रिजल्ट आएंगे। ठीक है ना। और उन बदलावों के हिसाब से वह अपनी जो स्ट्रेटजीज हैं, जो अपनी रणनीतियां हैं, उनको चेंज करते हैं, उनमें कोऑर्डिनेशन करते हैं, उनको एडजस्टमेंट। 7 लक्षण हो गए, बहुत हैं, पर्याप्त है। मैं एक दो और बता देता हूँ, 10 लक्षण बताऊंगा मैं, आप 5-6 लिख के अपना आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट आता है समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। समय प्रबंधन एंटरप्रेन्योर का एक बड़ा लक्षण है, ये भी जरूरी है। आप नवाचार लेके आ रहे हो, रिस्क लेकर के आ रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन टाइमली नहीं कर रहे हो तो वो भी वेस्टेज हो जाता है। तो अपने समय का कुशलता पूर्वक प्रबंधन करते हैं, प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे, मेरी प्राथमिकता ये है, और उन कार्यों को समय पर पूरा करते हैं। और यही हर व्यक्ति के अपने जीवन में अगर वो ढाल ले, अपना ले, तो उसको तो सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, प्रत्येक कार्य में मिलेगी। ठीक। नेक्स्ट आता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट एक कोई छोटा स्मॉल वर्ड नहीं है, एक बहुत बड़ी चीज है। अब आप इसको अपने जीवन में भी देखो कि दुनिया में अगर किसी को मिला हुआ है समानता के रूप में, जो सबको बराबर बराबर मिला है, वो यही है समय। चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे बच्चा हो, बुजुर्ग हो, चाहे अमीर हो, गरीब हो, रोगी हो, निरोगी हो, सभी को एक दिन मिलता है 24 घंटे का। यानी सभी के एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 आवर। और उस 24 घंटे का उपयोग करके कुछ लोग दुनिया पर राज करने लगते हैं, और कुछ लोग दूसरों के सामने हमेशा हाथ ही फैलाए रहते हैं। क्यों? बराबर मिला है उनको सब कुछ, टाइम मैनेजमेंट। उन्होंने टाइम मैनेज करना सीख लिया, किसी ने टाइम मैनेज नहीं किया, वेस्टेज ऑफ टाइम करते रहे, अपव्यय करते रहे। तो ये समय प्रबंधन बहुत जरूरी चीज होती है ना। सबको बराबर मिलता है 24 घंटे, उसमें कुछ लोग बहाना बनाते हैं कि मेरे पास समय नहीं है पढ़ने का, कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास खेलने का समय नहीं है, किसी के पास सोने का नहीं है। और आज के समय में तो देखने में आता है कितना समय है जो रील को, यानी मोबाइल को बस ऊपर 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 करते रहते हैं। इतना ऊपर करते हैं कि एक दिन में मुझे लगता है इस पृथ्वी के 3-4 राउंड तो लगा ही जा सकते हैं, इतनी ज़्यादा हम रीलें देख डालते हैं। अगला नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा नेटवर्किंग। ये भी जरूरी है एंटरप्रेन्योर के लिए, उद्यमशील व्यक्ति के लिए। बिना बिना नेटवर्किंग के वह इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, इस भौतिक युग में, भौतिक जीवन में, इस आर्थिक युग में सक्सेस प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि उद्यमी का काम ही है अल्टीमेटली पैसा बना। उद्यमी और साइंटिस्ट दोनों में अंतर होता है। साइंटिस्ट नई खोज करता है, नए तरीके इजाद करता है, उसका प्रॉफिट कमाने से, उसका किसी के वेलफेयर से, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन उद्यमी का मुख्य मोटिव है प्रॉफिट कमाना, लाभ कमाना। उसके लिए वो नए विचार, उसके लिए वो नेतृत्व, उसके लिए वो रिस्क उठाता है, उसके लिए वो टाइम मैनेजमेंट करता है। ठीक है ना। तो नेटवर्किंग जितनी अच्छी कर पाएगा, तो नेटवर्किंग का ही तो युग है। तो दूसरों के साथ कितना आप सहयोग करते हैं, दूसरों की ज़रूरतों का कितना ध्यान रखते हैं, तब दूसरों को आप कैसे यूज कर सकते हैं। हम अपने आसपास देखें तो हमें ऐसे लोग मिलेंगे कि वो आपसे कुछ डायरेक्टली नहीं कहेंगे, लेकिन वो जो चाहते हैं वही आप करेंगे। मतलब हम किसी को बोलें कि ये मेरे अनुसार काम करे, तो नहीं मजबूर कर सकते, लेकिन कुछ लोगों में ऐसी स्किल होती है कि वो आपसे वही करवा लेंगे जो वो चाहते हैं, आप ना चाहते हुए भी वही करते हैं। तो ये नेटवर्किंग और उसी के जुड़े हुए गुण हैं। ठीक है। लास्ट 10 मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ, आप 5-7 याद कर लेना। विलिंगनेस टू लर्न, सीखने की इच्छा। एंटरप्रेन्योर जो होता है, उद्यमशील जो व्यक्ति है, वो हमेशा हर समय कुछ नया सीखना चाहता है। क्योंकि अगर वो नहीं सीखेगा तो वो इस रेस में, इस प्रतिस्पर्धा में, इस कंपटीशन में पीछे रह जाएगा, पिछड़ जाएगा। जैसे न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, आज किसी अखबार में था, कोडेक। कोडेक जो कंपनी है, वो क्या बनाती है, कैमरा कैमरा और उनकी रोल रील बनाती थी। अब डिजिटल युग हो गया, अब कोई वो रोल का उपयोग ही नहीं करता। विश्व का 90% मार्केट सिर्फ इसी कंपनी के कब्जे में था।
अब बाहर हो गई प्रतिस्पर्धा से। वैसे ही जेरोक्स बनाने वाली मशीनें, तो वो भी बड़े उस मार्केट में कब्जा रखती। धीरे धीरे जिन्होंने बदलाव को अपनाया वो तो आगे बढ़ रहे हैं, और जो बदलाव को नहीं अपना सके वो खत्म होते जा रहे हैं, है ना। फैक्स वाली जो मशीनें होती थी वो, तो ये हमेशा सीखने के लिए, विकसित करने के लिए तैयार रहते हैं, अपने स्किल को, अपनी नॉलेज को अपडेट करते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं। और उनको सीखने का मतलब है कि उसमें वो सुधार भी कर सकते, इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो ये प्रमुख लक्षण थे किसके? उद्यमशीलता। से प्रश्न पूछा जाए कि उद्यमशीलता क्या है, इसके लक्षणों को समझाइए, या इस पर प्रकाश डालिए, या इस पर एक नोट लिखिए, इस पर टिप्पणी कीजिए। इन सब प्रश्नों का उत्तर यही है। अब आते हैं हम उद्यमशीलता के सिद्धांतों, प्रिंसिपल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। बहुत सारे सिद्धांत हैं। हो सकता है वो आपसे एक कॉमन क्वेश्चन पूछ लें कि उद्यमशीलता के सिद्धांत पर एक नोट लिखिए। तो अब आपकी फ्रीडम है। अब आपको ऐसा नहीं करना है कि जो पर्टिकुलर किसी एक ही दिए गए सिद्धांत या थ्योरी की बात करना। आपको जो आता है वो लिख दो। एक से ज्यादा भी लिख सकते हो, शॉर्ट में लिख सकते हो। लेकिन यदि उन्होंने नाम के साथ पूछ दिया कि पर्टिकुलर इस पर्सन का सिद्धांत उद्यमशीलता को लेकर क्या है, तब थोड़ी मुश्किल हो जाती है। अगर आपको पता होगा तभी तो लिख पाओगे। तो मैं कोशिश करूंगा जो पूछे जाने वाले मोस्ट प्रोबेबल जो नाम है वो आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा। इसके साथ ही साथ एक यही विनम्र अपील रहेगी कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब, और जो टेलीग्राम है, जो हमारा इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, उसको ज्वाइन कर लें। उसके लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो अब समझ लो, वैज्ञानिकों की हम बात कर रहे थे, साइंटिस्टों की बात कर रहे थे। तो वैज्ञानिकों का मतलब देखो, जब हम सिद्धांत लिखेंगे तो थोड़ा हमें इंट्रो तो बनाना पड़ेगा ना, भूमिका तो बनानी पड़ेगी। भूमिका जितनी आपकी अच्छी होगी, तथ्यों से परिपूर्ण होगी, आपके विजन को दर्शाती होगी कि हाँ इस व्यक्ति को नॉलेज है, ये पास्ट को भी जानता है, प्रेजेंट को भी जानता है, और इसकी दूरगामी सोच है, यानी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखता है। जब ऐसा करेंगे निश्चित ही आपको नंबर। अगर कॉपी सही एक वैल्यूअर चेक कर रहा है तो दुर्भाग्य है, किसी मूर्ख के मत्थे पड़ गई है तो बात अलग है, क्योंकि मेरी कॉपी तो मूर्ख के हिस्से में आई थी, महामूर्ख कह सकता हूं मैं उसको। तो वैज्ञानिकों के लिए सिद्धांत का मतलब अलग तरीके से होता है, यानी वो फैक्ट के बीच रिलेशन की बात करते हैं। तो यहाँ हम उद्यमिता की जब बात करते हैं तो उद्यमिता को अलग अलग व्यक्ति अलग अलग ढंग से डिफाइन कर रहे हैं। इसकी कोई सर्वमान्य अवधारणा नहीं बनाई जा सकती है, अभी तक नहीं बनी है, आगे बनेगी तब देखेंगे। तब तक तो हम और आप इससे मुक्ति पा चुके होंगे। तो इसके लिए क्या किया इन्होंने? अलग अलग प्रकार की थ्योरीज, सिद्धांत विकसित किए, और कॉमन मैन के बीच में इसको लोकप्रिय करने की कोशिश की गई। तो उद्यमिता कोई आज का कंसेप्ट नहीं है, ये बड़ी पुरानी अवधारणा है, यानी 50 साल 100 साल नहीं ना, तो ये तो हमेशा से चलती रही। ठीक है। अर्थशास्त्री उद्यमिता के सिद्धांतों को अलग ढंग से डिफाइन करते हैं। साइकेट्रिस्ट जो रहते हैं, मनोवैज्ञानिक रहते हैं, वो इसको अलग ढंग से व्याख्या करते हैं। समाजवादी जो हैं या समाज शास्त्री जो लोग हैं वो अपने अलग ढंग से व्याख्या करते हैं। ऐसे विभिन्न विभिन्न प्रकार के सिद्धांत दिए। अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखें, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में इसकी बात करें, तो उद्यमिता के या उद्यमशीलता के सिद्धांतों की बात जो है 17वीं शताब्दी में हुई। उद्यमिता प्रोसेस के रूप में तो बहुत पहले से चल रही है, यानी नवाचारों का, रिस्क का, इसका प्रयोग तो पहले से किया जा रहा है। लेकिन अब इसकी थ्योरी, एक होता है थ्योरी, एक होता है एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन तो बहुत पहले से हो रहे हैं, अब बस थ्योरी गढ़ने की जो बात है वो 17वीं शताब्दी में शुरू हुई थी। किसने की थी? तो एक व्यक्ति जिसका नाम है रिचर्ड कैंटले, इकोनॉमिस्ट थे। उनको मानते हैं कि उद्यमिता को या एंटरप्रेन्योरशिप को इन्होंने डेवलप किया था। तो इन्होंने एक शब्द जो है जिसे हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं या उद्यमी जो होते हैं, उसको इन्होंने ही
यूज में लेकर आए या इन्होंने ही इसका पर्याय समझाया। 17वीं सदी की शुरुआत में, 17th सेंचुरी, अब 17th सेंचुरी के एंड में ये डिफाइन किया गया कि उद्यमी जोखिम उठाता है, रिस्क लेता है, पर्यवेक्षण करता है, पर्यवेक्षण का मतलब है ऑब्जर्वेशन, दूसरों पर निगरानी रखना, और उत्पादन के कारक का मालिक होता है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी वो चीजें जिनसे प्रोडक्शन होगा, जैसे अगर किसान है तो किसान कृषि उत्पाद, तो फैक्टर क्या हो जाएंगे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के बीज हो जाएंगे, खाद हो जाएगा, पानी हो जाएगा, और जो खेतों की जुताई कटाई के लिए टूल लगते हैं वो हो जाएंगे, तो उनका मालिक होता है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में 17th सेंचुरी से इनके सिद्धांतों की बात की। अब 18वीं शताब्दी में आ गए। 1803 में जीन बैप्टिस्ट, ये भी एक विद्वान थे, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि जो उद्यमी होते हैं, यानी जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके द्वारा अर्जित लाभ, अर्जित लाभ का मतलब है प्रॉफिट, अर्जित यानी स्वयं जिसने कमाया, अर्जित लाभ पूंजी के मालिक द्वारा अर्जित लाभ से अलग होता है। ऐसे समझ लो कि आपने किसी एक व्यक्ति से 1 लाख रुपए लिए, पैसे आपने उधार लिए, अब उस 1 लाख रुपए से आपने ई रिक्शा खरीद करके उसको लगा दिया, तो अब ई रिक्शा जो चल रहा है उससे, या आपने उस 1 लाख रुपए से कुछ नया कुछ करके और उसके 2 लाख बना लिए, तो 1 लाख और प्लस उसका इंटरेस्ट, तो पूंजी जिससे उधार ली थी उसको चली गई, लेकिन बाकी का जो है वो उसके मालिक आप होते हैं, क्योंकि आप हैं यहाँ पर एंटरप्रेन्योर, है ना। तो दोनों के बीच में अंतर भी बताया गया। आगे आगे क्या होता है कि 18वीं शताब्दी के अंत में ये एक क्रिस्टल क्लियर डिस्टिंक्शन कर दिया गया, अंतर कर दिया कि वे लोग जो पूंजी उपलब्ध कराते हैं, यानी फंड की आपूर्ति करते हैं और ब्याज कमाते हैं, वो अलग हैं, और उद्यमी गतिविधियां जो हैं वो अलग होती हैं। आगे अब हम मॉडर्न युग में आ जाते हैं। 1934, हम जोसेफ शम्पीटर जो है, इन्हीं की थ्योरी सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। इन्होंने बताया है कि उद्यमी एक नव प्रवर्तक, प्रवर्तक एग्जीक्यूटर भी होता है, नव यानी नया, उसके रूप में ये डिफाइन करते हैं। कैसे करते हैं, आगे इन्हीं को सबसे पहले समझेंगे। 64 में पीटर ड्रकर का नाम आता है। उन्होंने उद्यमी को अवसरों को अधिकतम करने वाले के रूप में डिफाइन किया। 20वीं शताब्दी में नई प्रकार की तकनीक आती है, ग्लोबलाइजेशन होने लगता है, तो उस तरीके में इसके सिद्धांत और बदलते हैं। तो उसमें बोलते हैं कि उद्यमी जो है वो सिर्फ प्रॉफिट नहीं कमाता है, बल्कि वो नए नए बाजार जो हैं उनकी खोज करता है, उनका एक्सप्लॉयटेशन करता है, उत्पाद की प्रक्रियाएं जो है विकसित करता है। तो ये सब चीजें धीरे 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 चलती जाती हैं। सिद्धांत भी 17वीं शताब्दी से जो शुरू हुए हैं उनका अंत नहीं हुआ है, ये निरंतर विकसित होते जा रहे हैं। तो प्रमुख सिद्धांत जो हैं, तो शुम्पीटर, उनका सिद्धांत आ जाता है नवाचार का सिद्धांत या इनोवेशन थ्योरी, इनोवेशन थ्योरी ऑफ शुम्पीटर। ऐसे ही मैकलैंड का आ जाता है, जिसे हम उच्च उपलब्धि सिद्धांत के नाम से जानते हैं। दूसरा एक और आएगा, लिवेंस्टीन का एक्स एफिशिएंसी या दक्षता सिद्धांत है। नाइट का जोखिम वहन सिद्धांत है। मैक्स वेबर का उद्यमशीलता विकास का सिद्धांत है। हेगन का उद्यमिता सिद्धांत है। थॉमस कोचरन का सांस्कृतिक मूल्यों का सिद्धांत है। समूह स्तरीय पैटर्न में परिवर्तन का सिद्धांत है। उद्यमिता का आर्थिक सिद्धांत भी है। उद्यमिता का एक्सपोजर सिद्धांत भी है। विकास का राजनीतिक प्रणाली सिद्धांत। इतने सारे सिद्धांत, इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा सिद्धांत है। पहला तो यही आ जाएगा कि भाई इसको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, सिद्धांतों को, हमारे किस काम का। सिलेबस में तो लिखा है, लेकिन उसमें ऐसा नाम नहीं दिया है कि ये सिद्धांत या वो सिद्धांत। तो तब हम क्या करेंगे, तब हम काम ये करेंगे कि 2-3 महत्वपूर्ण जो सिद्धांत हैं बस उनको पढ़ लेंगे, बाकी छोड़ देंगे। ठीक है, 2-3 तक तो आपको पढ़ लेना चाहिए। मैं यहाँ आपको लेवेंस्टीन तक बताऊंगा, इवन मैक्स वेबर का सिद्धांत। तो कुछ सिद्धांत बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, तो एक बार चाहें तो सरसरी तौर पर 5-6 तक भी जा सकते हो। सबसे पहले हम चलते हैं शुम्पीटर का नवाचार सिद्धांत। 1960 में दिया था कुछ ऐसा, ईयर में भूल गया, बता दूंगा।
जोसेफ शुम्पीटर ये बोलते हैं कि उद्यमिता जो है ये क्या है, जोखिम लेने और संगठनात्मक कार्यों के साथ साथ नवाचार एक केंद्रीय और अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है। तीनों बातें इन्होंने जोड़ रखी हैं अपनी थ्योरी में कि रिस्क भी है, इनोवेशन भी है और संगठन को भी उसी के साथ कनेक्ट कर। यानी इसको इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि उद्यमिता को एक रचनात्मक गतिविधि भी कहा है और दूसरे जगह हम देखेंगे रचनात्मक विनाश भी कहा है, कंस्ट्रक्टिव क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन भी बोला हुआ है ना। तो उस रूप में इन्होंने अपने सिद्धांत को परिभाषित किया है। इससे क्या होता है, आर्थिक और सामाजिक प्रगति होती है। क्यों 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 इसको डिस्ट्रक्शन बोला है वो भी हम बताएंगे। तो अब इनके जो विचार हैं ये अपनी थ्योरी में क्या कहते हैं, तो उसको कुछ पॉइंट में डिवाइड कर लिया है। तो पहली बात आती है, जैसे इनोवेशन की बात थी ना, तो उसी से जुड़ा है नए उत्पाद का परिचय। ये कहते हैं उद्यमिता, फिर समझ लो सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है, उद्यमिता से। और इनका सिद्धांत तो नवाचार की बात ही करता है, इनोवेशन, नए आइडियाज। तो नए आइडियाज में अब ये क्या कहते हैं कि नए उत्पाद का परिचय, यानी ऐसे उत्पाद जो ग्राहकों के लिए पहले से अवेलेबल नहीं थे या ग्राहक उससे परिचित नहीं था। एक दूसरा ये हो सकता है कि बेटर क्वालिटी भी हम उपलब्ध करा दें, जो प्रोडक्ट आज हम यूज कर रहे हैं उसका और अपग्रेड वर्जन। तो ये नए उत्पाद से ग्राहकों को, लोगों को, जनता को परिचित कराते हैं। दूसरा आता है कि इनका नवाचार सिद्धांत कहता है कि नई उत्पादन विधि का उपयोग करते हैं। जब आप नए प्रोडक्ट, बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट लेके आओगे तो पुरानी तकनीक या पुराने तौर तरीकों से तो उसको बनाया नहीं जाएगा। तो कंपलसरी है कि आप इसके लिए कुछ नई टेक्नोलॉजी, नए तौर तरीकों को अपना रहे होंगे। तो तकनीक ऐसी रहती है जो नए उत्पाद को करने के लिए अनिवार्य होती है। ठीक है, यानी इसका और किसी ने अभी प्रयोग नहीं किया है कमर्शियली, अभी तो ट्रायल फेज में है, लेकिन जब रिजल्ट अच्छे आएंगे तो फिर ये सबको मिल जाएगी। नए बाजार का उद्घाटन भी है इसमें। तो बाजार जहां पर बायर और दूसरा क्या होते हैं, सेलर आपस में मिलते हैं। यानी बायर से मतलब है ग्राहक, जनता, और सेलर जनता को उनकी आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं पहुंचाती है। तो इसमें क्या हो रहा है इनके सिद्धांत में कि यहाँ पर नए बाजार का उद्घाटन हो रहा है, यानी ऐसा बाजार जो किसी देश का कोई भी निर्माता अभी उसमें नहीं पहुंच पाया है। जैसे स्टार्टअप के ही कंसेप्ट को ले लो, आज से 10 साल 15 साल पहले स्टार्टअप जैसा कुछ नहीं था। तो ये यहाँ पर आता है। या हम कमर्शियल वेबसाइट की बात कर लें, अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा जैसी वेबसाइटों की बात करें, 10-15 साल पहले क्या था, ये कुछ भी नहीं। वैसे ही यहाँ पर इनका सिद्धांत ये भी कहता है कि यहाँ कच्चे माल के नए स्रोतों की खोज करता है। भाई जो भी आप नया प्रोडक्ट बनाओगे, नए तरीके से बनाओगे, नए बाजार, तो उसके लिए रॉ मटेरियल तो चाहिए। तो नई आपूर्ति श्रृंखला, है ना, उसकी जरूरत पड़ेगी। तो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का भी उदाहरण ले सकते हो, जैसे ईवी। ईवी बनाया नवाचार के रूप में, तो उसके लिए जो इनपुट होगा, आपूर्ति होगी कच्चे माल की, वो अलग तरीके की होगी। और इसी तरीके से नवाचार के सिद्धांत में आता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रहा है उसमें नए स्वरूप की, नए प्रकार के तौर तरीकों की बात होगी। सरकारी कार्यालयों में हमें देखने को मिलता है कि समय है 10 से 5। सरकारी कार्यालयों में काम करने के तरीके अलग रहते हैं, लेकिन प्राइवेट जो सेक्टर है उसमें काम करने के तरीके अलग रहते हैं। सरकारी कार्यालयों में अधिकांश ये टेंडेंसी होती है कि 10 से 5 उपस्थिति होना चाहिए। परफॉर्मेंस कितना हो रहा है इसको चेक नहीं करते। अब हालांकि गवर्नमेंट ऑफिस में भी ये ट्रेंड चेंज हो रहा है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में व्यक्ति का परफॉर्मेंस चेक किया जाता है कि अगर यह व्यक्ति कंपनी के लिए अच्छा काम कर रहा है, बेहतर काम कर रहा है, दूसरों से ज़्यादा कर रहा है, तो उसके अवसर बढ़ते हैं, उसको लाभ होता है, उसको इंक्रीमेंट होता है। नहीं कर रहा है तो उसको बाहर का रास्ता भी दिखाया जाता है। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसा नहीं होता है। तो ये संगठन का एक नया स्वरूप है, व्यवसाय की संरचना में क्रांतिकारी बदलाव। हम दुकान पर जैसे जाते हैं, किसी कपड़े की दुकान पर, आज से 10-15 साल पहले
दुकानों में जो कपड़ा चाहिए, दुकान होती थी उसमें सारे उनके कपड़े फोल्ड करके रखे हुए वो आपको दिखाते थे, फिर फोल्ड करते थे, फिर रखते थे। आज आप देखो बड़े बड़े स्टोर बना रखे हैं, मॉल बना रखे हैं, सारे डिजाइन जो है एक तरफ से हैंग किए हुए हैं, यानी उनका भी टाइम बच रहा है आपको दिखाना, फोल्ड करना, और आपके सामने भी दुनिया भर की वैरायटी आ रही है। तो ये संगठन में इस सब में बदलाव आ रहा है। तो जोसेफ शुम्पीटर वो कहते हैं कि उद्यमिता नवाचार है, इनोवेशन है, किसी भी उत्पाद, प्रक्रिया, विधि नए बाजार आदि के रूप में हो सकता है। ठीक है, ये समाज में नए तकनीकी परिवर्तन लेकर आता है। उन्हें नव प्रवर्तक और आविष्कारक के बीच में उन्होंने अंतर किया था कि एंटरप्रेन्योर जो है और दूसरा साइंटिस्ट अलग है। आविष्कारक जो होता है वो भी क्या करेगा, नए तरीके, तकनीक, प्रक्रिया लेकिन बनाएगा, मगर नव प्रवर्तक क्या रहता है कि उस तरीके को वो क्या करेगा, व्यवहार में लेकर के आ जाएगा, यानी कमर्शियली उसका यूज करने लगता है। तो सुम्पीटर, जोसेफ सुम्पीटर एक उन अर्थशास्त्रियों में माने जाते हैं जिन्होंने आर्थिक विकास की प्रक्रिया में सेंटर में मनुष्य को रखा। कि कोई भी देश विकास करना चाहता है तो विकास करने के लिए मनुष्य को आप नहीं हटा सकते, और विकास मनुष्य को जोड़ना पड़ेगा। यानी यहाँ पर एक उद्यमी जो है उसकी भूमिका अनिवार्य होती है, वह एक कैटेलिस्ट के रूप में काम करे। कैटेलिस्ट उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक केमिकल रिएक्शन जो होती है, रासायनिक क्रियाएं जो रहती है, तो रासायनिक क्रियाएं जहाँ पर उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए किसी सब्सटेंस की जरूरत पड़ती है, जैसे ऑयल का हाइड्रोजिनेशन करते हैं तो उसके लिए उत्प्रेरक के रूप में निकेल का प्रयोग करते हैं। अब ऑयल से क्या बनेगा, वनस्पति घी बनेगा, तो निकिल जो है इस रिएक्शन को बढ़ा देता है, निकिल बाद में बाहर हो जाता है। तो इसी तरीके से उद्यमी जो व्यक्ति है वो, इनकी नज़र में क्या है कि बिना उसके आर्थिक विकास नहीं होगा, तेज गति से नहीं होगा। तो नवाचारों को कनेक्ट करके इसकी बात करते हैं, है ना। आगे वो बताते हैं कि देखो उद्यमी की आवश्यकता क्यों होती है इनके नवाचार में, क्योंकि उसमें सॉरी, निर्णय लेने की सहज क्षमता होती है। यानी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, जटिल परिस्थिति है, तो उस जटिल परिस्थिति में उसमें योग्यता है कि वो सही निर्णय ले पाता है। उसके अंदर एनर्जेटिक, पॉजिटिव, दृढ़ इच्छा शक्ति है कि आने वाली रुकावटों से वो अपने निर्णय को नहीं बदलता है, आने वाली रुकावटों को अपने निर्णय और नए तरीकों से उनको दूर करता है। वह समाज के, सोसाइटी के विरोध का सामना करता है, रूढ़िवादिता का सामना करता है, और को तैयार करता है कि हम उसकी बात नहीं मानने, समाज की बात नहीं मानने वाले, समाज को उसके तरीके अब मानने पड़ेंगे। और उसमें एक रचनात्मक दूरदर्शिता रहती है, यानी भविष्य कैसा होगा, भविष्य में क्या परिवर्तन आएंगे। वो इस मामले में हम एलन मस्क को ले सकते हैं, वो भी तो एक प्रकार से उद्यमी है। एक व्यक्ति ईवी बनाता है, उसकी कंपनी टेस्ला, और सक्सेसफुल है। नासा ने इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में अपने साइंटिस्ट को, सुनीता विलियम्स और जो गई हुई थी, उनको भेजा, लेकिन वापस नहीं लेके आ पाया लंबे समय तक। एक प्राइवेट सेक्टर के द्वारा बनाए गए स्पेसक्राफ्ट के द्वारा उनको सुरक्षित लाया जाता है। तो रचनात्मक दूरदर्शिता की बात कर रहे हैं। उसने बताया था कि हम स्पेस में टूरिज्म बढ़ाएंगे, इस वे में उसने बनाया था, लेकिन उसकी दूरदर्शिता है। तो ये जोसेफ शुम्पीटर की जो थ्योरी है उसके अंतर्गत चीजें आ जाती हैं। ओवरऑल यहाँ पर बात आई थी नवाचार जो थ्योरी, उसमें क्या है, रिस्क की बात आ जाती है। रिस्क के साथ साथ इसमें इन्होंने क्या बोला हुआ है, मैं एक बार फिर आपको दिखा देता हूँ कि कोई भी नई विधि होगी उत्पादन की, नया बाजार होगा, है ना, नई तकनीक होगी, तो किसी भी रूप में ये आ सकता है। अब इनका जो सिद्धांत है, सिद्धांत काफी हद तक स्वीकार्य भी रहा, विद्वानों ने माना भी, लेकिन जब कोई भी सिद्धांत बनता है तो उसकी आलोचना भी की जाती है, तथ्यों के आधार पर आलोचना, यानी उसकी कमियां बताई जाती है। तो इस सिद्धांत की आलोचना विद्वानों ने की। वो क्या है आधार, वो आप यहाँ पर समझ लें। एक तो इन्होंने ये बोला कि इनका जो सिद्धांत है वो एक पक्षीय दृष्टिकोण सामने रखता है, यानी इस सिद्धांत ने ये कह दिया है
कि व्यक्ति की इच्छा शक्ति, व्यक्ति की लीडरशिप, वो सब चीज़ें काम करती हैं। दूसरे जो फैक्टर होते हैं कि जैसे पूंजी हुआ, श्रम हुआ, सरकार की नीतियां हुई, इनकी ये बात ही नहीं करता है। अगर हम ऐसे देख लें कि आप तो चाहते हैं कि हम स्पेस में टूरिज्म बढ़ा दें, लेकिन आपके देश की सरकार परमिशन ही ना दे। सरकार ने ऐसे रूल बना रखे हैं कि आप ड्रोन भी फ्लाई नहीं कर सकते हैं, तो स्पेसक्राफ्ट कैसे उड़ाओगे? तब आपकी कैसे इनोवेशन कर पाओगे? कोई ऐसा देश है जो कम्युनिस्ट इकोनॉमी को मानता है, साम्यवादी। अब साम्यवादी वाला देश जो है वो आपको फ्रीडम नहीं देगा कार्य करने की, उसने तो रोक लगा रखी है, तब आपके नवाचार काम नहीं आएंगे। तो ये भी तो महत्वपूर्ण फैक्टर है कि आपको क्या बताया जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है, आप कितनी यहाँ पे फ्रीडम रखते हो। तो ये सिर्फ एक पक्षी दृष्टिकोण है कि नहीं, व्यक्ति चाहे तो कुछ भी कर सकता है। एक पत्थर तो आसमान में उछालो यारो, छेद हो जाएगा। मोटिवेशन के लिए अच्छा है, लेकिन आसमान में पत्थर फेंकने से आसमान में छेद नहीं हो जाएगा। अगर पत्थर उछाला है, आप सतर्क नहीं हो, तो आपकी खोपड़ी में छेद जरूर कर सकता है, क्योंकि वो पलट के भी वापस आए। मोटिवेशनल के लिए काम आता। अल्प विकसित देशों की हम बात करें, यानी विकासशील देशों की बात करें, वो भी चाहते हैं कि आर्थिक विकास हो, तेज गति से हो, लेकिन उसके लिए जरूरी जो आवश्यक टूल हैं या एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, सड़कों का, शिक्षा का, कम्युनिकेशन का, वो उपलब्ध नहीं है। तब कैसे इनोवेशन कर पाओगे? इनोवेशन के लिए भी तो आपको एक लेवल चाहिए ना। जैसे ग्रेजुएशन किया, एक व्यक्ति ने ग्रेजुएशन कर लिया, एक अभी चल रहा था ना, एक डॉक्टर जो हार्ट की सर्जरी कर रहा है, फर्जी डिग्रीधारी डॉक्टर, 17 सर्जरी की, 7 लोगों को उसने स्वर्ग में भेज दिया। समझ लो कि एक व्यक्ति ने अपनी पढ़ाई की है एक अच्छी यूनिवर्सिटी से, जहां व्यक्ति को वास्तव में सिखाते हैं, और एक व्यक्ति ने सिर्फ डिग्री ली है। मैंने कहा डिग्री ली है, फर्जी भी नहीं है बट डिग्री ली है, तो दोनों का तरीका एक जैसा तो नहीं हो सकता ना। तो बुनियादी ढांचे की बात करते हैं, वित्तीय संसाधनों की बात करते हैं, यानी फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो हैं वो कम होते हैं विकासशील देशों में। तकनीकी सुविधाओं का अभाव होता है, हमारे पास वो तकनीक नहीं होती। इसलिए ये सिद्धांत एक तरफा लगता है, व्यवहारिक नहीं लगता है। तो इन आधारों पर इसकी आलोचना की जाती है। नेक्स्ट, उद्यमशीलता को जोसेफ शुम्पीटर ने बड़ा ही सिंप्लीफाइड कर दिया है, इसका सरलीकरण कर दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हर परिस्थिति में, हर देश काल सब पर ठीक हो जाए, है ना। ये बोलते हैं, उद्यमशीलता को इन्होंने बोला है व्यक्तिगत, यानी इंडिविजुअल से जोड़ दिया है, लेकिन इंडिविजुअल, समूह, ग्रुप, वो भी तो, ग्रुप भी तो एफर्ट लगाता है। एक एक्सपेरिमेंट हुए थे हाथॉर्न, शिकागो में, हाथॉर्न एक्सपेरिमेंट के नाम से जिन्हें जाना जाता है। वहां पर देखा गया कि एक व्यक्ति बहुत काम करने वाला है, अच्छा काम करने वाला है, लेकिन जब वह वर्करों के बीच में काम करता है, तो अन्य वर्कर जो हैं वो, उन्होंने अपने पैरामीटर सेट कर रखे हैं कि एक दिन में हमें बस इतना काम करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। तो जो अच्छा काम करता है वो अगर ज़्यादा करेगा तो उसे चिढ़ाने लगते हैं। वो यदि उनकी बुराई करता है मैनेजमेंट से जाकर, तो उसे चिजलर बोलते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, वो उस ग्रुप में रहने के लिए मजबूर हो जाता है और उनके बनाए हुए पैरामीटरों के अंतर्गत काम करने लगता है। तो यहाँ ये जोसेफ शुम्पीटर व्यक्तिगत नवाचार से इसको कनेक्ट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एज अ ग्रुप, एज अ इंस्टीट्यूट वो प्रयास भी काम करते हैं। तो उनकी यहाँ पर क्या की गई है, उपेक्षा की गई। प्लस आता है ड्यूरेशन, लंबी अवधि, उसको देख करके यहाँ पर बात नहीं की। इन्होंने बोला इनोवेशन शॉर्ट ड्यूरेशन की बात कर, लेकिन नहीं, इनोवेशन भी दीर्घकालिक चीजों का प्रभाव तो रखते ही है ना। तो फाइनली हम जोसेफ शुम्पीटर का जो सिद्धांत है उसको समझ पाए, उसके की एलिमेंट देख पाए, और जो उसकी आलोचना है उसको भी देख पाए। अल्टीमेट हम इसका कंक्लूजन लिख देंगे, निष्कर्ष कर देंगे, इतना बड़ा मत लिखो, छोटा लिख देना,
है ना। निष्कर्ष यानी जो आपने देखा है उसको कंसाइज फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में बता देना, 1 से 2 लाइनों में निष्कर्ष जरूर लिख लेना यदि फुल क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछा जा रहा है। तो शुम्पीटर का नवाचार सिद्धांत जो है वो क्या है, उद्यमिता को आर्थिक विकास का मूल आधार मानता है। इसमें ह्यूमन क्रिएटिविटी को बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, यही बात थी। हालांकि आलोचनाएं की गई, आलोचनाओं के भी अपने पॉइंट थे, तो आपने वो पॉइंट भी ले लिया कि इसकी आलोचना इसकी व्यापकता और व्यवहारिकता पर प्रश्न उठाती हैं, है ना, विशेषकर अल्प विकसित देशों के संदर्भ में। फिर भी इस सिद्धांत को आप नकार नहीं सकते, फिर भी यह सिद्धांत महत्वपूर्ण है। अर्थशास्त्र और व्यवसाय या मैनेजमेंट प्रबंधन में यह योगदान देता है, महत्वपूर्ण योगदान देता है। बस इतना हो गया, खत्म। अगले सिद्धांत जो थे उन पर डिस्कस हम अगले लेक्चर में करेंगे। सो आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर कर दें, पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक कर दें। आप अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर इसे ज़रूर शेयर करें, इसके लिंक को शेयर करें। आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख देंगे, अगले लेक्चर में मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। फेसबुक पर पेज बना हुआ है, ग्रुप बना हुआ है, उसको जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी, टेलीग्राम पर। तो थैंक यू अभी के लिए, आज के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्दी।